अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं कि किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए, लेकिन हमास इजराइल की शर्तों पर मानने को तैयार नहीं है। उधर सदर्न गजा में, गजा के दक्षिण में ताल अल हवा में लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं, कई टैंक उड़ा दिए गए हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक हमला किया है जिसमें इजराइल के काफी लोग मारे गए हैं, उनमें 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। और हूथी ने स्विट्जरलैंड की एक जहाज पर हमला किया है। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें फिलहाल सीज फायर जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अमेरिका यह दावा लगातार कर रहा है कि हम बहुत जल्दी सीज फायर करा देंगे, लेकिन जंग लगातार जारी है। और इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अब इजराइल से यह मांग की है कि यूएनआरडब्ल्यूए जो मदद करता था फलस्तीन के बच्चों की, फलस्तीन के लोगों की, उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का सबूत दे। लेकिन मजेदार बात यह है कि आरोपों का सबूत मिलने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे मुल्कों ने यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग बंद कर दी और अब ये नाटक कर रहे हैं एयर ड्रॉप करके लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। भूखमरी है वहां, लोग परेशान हैं और नाटक हो रहा है एयर ड्रॉप करने का। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल से सवाल पूछे कि आखिर लोगों तक मदद क्यों नहीं पहुंचने दी जा रही है। हालांकि नेतन्याहू को फ्लू हो गया है, जुकाम हो गया है और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये सारी डिटेल्स लेकर मैं हाजिर हूं आज एक बार फिर। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीसीएच पर। और हाजिर हूं फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही जंग और उसके इर्द गिर्द सारी दुनिया में चल रहे तमाशे की ताज़ा अपडेट्स लेकर लोगों ने कहा कि आप कब तक फलस्तीन के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। मैंने कहा जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, क्योंकि मेरे लिए मसला है फ़लस्तीन न किसी मज़हब का मामला है, न किसी और चीज़ का मामला है, ये इंसानी हक व हुकूक का मामला है। इसलिए हिंदुस्तान में भी जो कुछ होता है, हिंदुस्तान के लोगों के हक व हुकूक के लिए भी मैं बोलता रहूँगा और फ़लस्तीन के लिए भी। जब तक आपका समर्थन मिलता रहेगा और जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक व हुकूक नहीं मिल जाता, मैं अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करता रहूँगा। तो आज खबर यह है कि अमेरिका में अचानक गहमा गहमी बहुत तेज़ हो गई है। जो अमेरिका हज़ारों बच्चों, सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों सहाफ़ियों, हज़ारों शहरियों, औरतों के मरने पर खामोश रहा, इजराइल को हथियार भेजता रहा, इजराइल को पैसे भेजता रहा, इजराइल को सपोर्ट करता रहा। जब जब सीज फायर का प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आया तो उसको रोकता रहा। वो अमेरिका अचानक परेशान हो गया है कि इजराइल फलस्तीन के बीच में जंग किसी तरह से रोक दिया जाए। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कमला हैरिस के बयान आए हैं। कमला हैरिस का बयान उसके बाद भी आया और अब कमला हैरिस कह रही हैं कि इजराइल ने एक प्रपोजल दिया है शांति का, इजराइल ने सीज फायर का एक प्रपोजल दिया है, हमास उसको मान ले। हमास के ऊपर लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है यह दबाव बनाने का कि इजराइल का जो प्रपोजल है उसको मान लिया जाए। शैतान जो होते हैं उनके बहुत सारे चेहरे होते हैं और उनमें से एक चेहरा जो है वो बिल्कुल अमेरिका जैसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि अचानक अमेरिका को सीज फायर की इतनी क्या सूझी। इजराइल के प्रपोजल और अमेरिका के असली इरादे पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले वो वजह बता दूं जिसकी वजह से अमेरिका में लगातार प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका लगातार अब बात करने लगा है इजराइल और फलस्तीन के बीच में सीज फायर कराने का। दरअसल वहां इलेक्शन चल रहे हैं। पिछली प्राइमरीज के इलेक्शन में जो बाइडेन जीत तो गए, लेकिन बड़ी संख्या में वोट मिले नॉन कमिटेड, और ये वोट उन लोगों के थे जो फलस्तीन पर जो बाइडेन की पॉलिसी से नाराज हैं। और ये वोट जो बाइडेन के लिए चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि ये साफ साफ लगने लगा है कि वहां की जो अरब आबादी है नंबर 1 वो, और वहां के यंग लोगों की, युवा लोगों की और बड़े लोगों की भी एक बड़ी आबादी जो है वो अमेरिका के इजराइल के साथ इस तरह लगातार खड़े रहने से, फलस्तीन के बच्चों, औरतों, डॉक्टरों, सहाफियों के लगातार बर्बर जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, इन सारी चीजों से नाराज है। अमेरिकी इलेक्शंस के पहले बहुत सारे सर्वे आते हैं और इन सर्वेस का अमेरिका के इलेक्शन में बहुत महत्व है। ऐसा ही एक सर्वे आया और इस सर्वे में 42% यानी 42% अमेरिकन वोटर्स ने कहा कि जो बाइडेन जिस तरह से इजराइल फलस्तीन की जंग में
रोल निभा रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। इजराइल ने फलस्तीन के साथ जो किया है वो गलत है। टू फार का उपयोग किया गया है, यानी इजराइल बहुत आगे निकल गया है। यह सेल्फ डिफेंस का मामला नहीं है। अब इजराइल साफ तौर पे फलस्तीन को तबाह करने पे लगा हुआ है। अब तो नहीं, पहले दिन से ही वो तबाह करने की मंशा ही रखता है। लेकिन कई बार हिस्ट्री लोगों को नहीं पता होती है, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। तो जो अभी सीन्स आ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, उन सीन्स को, उन फोटोग्राफ्स को, उन सारी तबाही को देखकर अमेरिका के 42% लोग जो बाइडेन से नाराज हैं। और जब 42% लोग नाराज होंगे तो जो बाइडेन क्या कोई भी नेता अपनी पॉलिसी बदलने पे मजबूर होगा। और इसीलिए अभी खबर यह आ रही है, और यह मजेदार खबर है, पहले भी ऐसी खबर आ चुकी है कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में तनातनी चल रही है, उनके बीच में आपस में बात नहीं हो रही है। पहले भी खबर आई थी कि बड़े लंबे समय तक दोनों लोगों ने आपस में बात नहीं किया था, और निजी बातचीत में बाइडेन ने नेतन्याहू को बाकायदा गाली दी थी। ये सारी खबरें आ चुकी हैं। अब तमाशा क्या है इसके पीछे, शैतानियत क्या है, उसको समझिए। अमेरिका कह रहा है कम से कम 40 दिन, 6 हफ्तों की बात हो रही है, 6 सत्ते 42 यानी 40 दिन। तो कमला हैरिस और अमेरिका यह कह रहे हैं कि कम से कम 42 दिन का, 40 दिन का एक सीज फायर हो जाए। अब इसके पीछे पेंच क्या है? पहली बात तो यह कि सीज फायर ये कराना चाहते हैं अगले एक आध हफ्ते के अंदर। एक आध हफ्ते तो क्या, 4-5 दिन, 6 दिन के अंदर ये कराना चाहते हैं। जो बाइडेन ने तो आइसक्रीम खाते हुए 4 तारीख को हो जाएगा ऐसी घोषणा कर दी थी। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद शुरू हो रहा है रमजान, और रमजान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र महीना माना जाता है, उसमें रोजे रखे जाते हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, वो रमजान को उसी श्रद्धा के साथ, उसी स्नेह के साथ मनाते हैं। तो अब अगर रमजान के महीने में फलस्तीन में तबाही जारी रहेगी, अगर रमजान के महीने में फलस्तीन के ऊपर हमला होगा, तो अमेरिका और यूरोप ही नहीं, दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनके अंदर जो गुस्सा होगा वो दूसरे लेवल पर जाएगा। और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि उस गुस्से का नुकसान बाइडेन को उठाना पड़े, या कमला हैरिस को उठाना पड़े, या उनकी पार्टी को उठाना पड़े। लेकिन इजराइल का साथ देना भी नहीं छोड़ना है। इजराइल, आप जानते हैं, जो बाइडेन कह चुका है कि आई एम अ ज़ायनिस्ट। आप जानते हैं कि इजरायली फंडिंग एजेंसीज हैं, उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूं। तो कहा जा रहा है कि हमास मना कर रहा है सीज फायर के लिए, और हमास के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो सीज फायर करे। अब हमास ने तो पहले ही कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं, हम सारे अगवा किए हुए लोगों को लौटाने को तैयार है, शर्त बस इतनी है ये सीज फायर 6 हफ्ते का नहीं, परमानेंट हो। इजराइल का प्लान बहुत क्लियर है, 6 हफ्ते के लिए कर लो सीज फायर, सारे अगवा किए हुए लोगों को वापस ले लो, बदले में कम से कम लोगों को छोड़ो, और उसके बाद रमजान के बाद जब 1 महीना सब कुछ ठंडा हो जाए, सारे लोग अपने धार्मिक क्रियाकलाप में लग जाएं, अपनी जिंदगी में लग जाएं, फलस्तीन के बारे में दुनिया भर में बात होनी बंद हो जाए, तो 6 हफ्ते के बाद फिर अपनी पुरानी कारगुजारियां दोहराने लगो। ये इजराइल का बहुत क्लियर प्लान है। और नेतन्याहू का जहां तक सवाल है, वो तो इन 6 हफ्तों के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वो तो एकदम नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। अगर सीज फायर हुआ तो बेचारे की गद्दी चली जाएगी, और उसके पीठ पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है, गैलेंट जो वहां के नेता हैं वो चले गए हैं अमेरिका, वहां कमला हैरिस से मिले हैं, और भी सीनियर लीडर से मिले हैं, और कहा यह जा रहा है कि वार कैबिनेट ने नेतन्याहू की शर्तें जो बेहद कड़ी थी उनको हटाकर थोड़ा हल्का कर दिया है, उन मांगों को थोड़ा सा कम कर दिया है, ताकि किसी तरह से समझौता फिलहाल हो जाए। और वही डिमांड चार्टर, सुधारा हुआ डिमांड चार्टर लेकर गए हुए हैं, प्रस्ताव लेकर गए हुए हैं गैलेंट, इजराइल के गैलेंट जो हैं वो अमेरिका। तो अब अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू को किनारे करके गैलेंट का लाया हुआ प्रपोजल लागू करना चाहता है। लेकिन यह प्रपोजल भी कुल मिलाजुला कर यही कहता है कि युद्ध विराम सिर्फ 6 हफ्ते का होगा। इजराइल फलस्तीनियों के कम से कम नंबर्स को छोड़ेगा। आपको मैं बताऊं, 8,600 से ज्यादा फलस्तीनी इजराइल की जेलों में हैं, उनमें से बहुत कम को छोड़ने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ जंग के बाद गजा पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने के लिए बजिद है इजराइल। अब आप बताइए, हमास कैसे इन शर्तों को मान ले, जिसमें एक तो जंग को सिर्फ 6 हफ्तों के लिए रोका जाए, और दूसरा ये कि गजा के ऊपर जंग खत्म होने के बाद पूरी तरह से इजरायली कब्जा बना रहे।
कैसे इन शर्तों को माना जा सकता है? एक तरफ अमेरिका कहता है टू नेशन सोल्यूशन, इंग्लैंड कहता है टू नेशन सोल्यूशन, फ्रांस कहता है टू नेशन सोल्यूशन, दुनिया के ज्यादातर मुल्क कहते हैं टू नेशन सोल्यूशन यानी कि आजाद फलस्तीन, और दूसरी तरफ जो फलस्तीन थोड़ा बहुत बचा है उसके ऊपर भी आप चाहते हैं कि इजराइल की मिलिट्री का पूरा कब्जा हो जाए। दरअसल जैसे एयर ड्रॉप की सूचना मैंने कल दी थी कि अमेरिका दावा कर रहा है कि 38,000 लोगों को उसने खाना पहुंचाया है छोटे छोटे टिफिन में, जो एक बच्चे का भी पेट ना भरे। 38,000 लोगों का खाना गिराने का जो नाटक कर रहा है, वैसे ही यह भी सीज फायर का नाटक है, और नाटक कई लेवल पे चल रहा है। सऊदी अरबिया के अंदर ढेर सारे अरब मुल्कों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं गजा पे बात करने के लिए। सारे फ्रंट पे आके जब बोलना होता है, प्रेस में बोलना होता है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इजराइल के फेवर में। लेकिन हालत यह है कि एक तरफ जॉर्डन इजराइल से इल्तजा कर रहा है कि भैया जो वाटर ट्रीटी थी हमारे साथ उसको जारी रखो, तो दूसरी तरफ इजिप्ट में सीसी जो है उन लोगों को गिरफ्तार करवा रहा है जो फलस्तीन के फेवर में नारे लगा रहे हैं। यानी हुक्मरान, अरब हुक्मरान हमेशा की तरह दोहरा खेल खेल रहे हैं। जबानी जमा खर्च हो रहा है फलस्तीन के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दिल धड़क रहा है इजराइल के लिए। आखिर क्या वजह हो सकती है कि सीसी उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो लोग फलस्तीन के पक्ष में नारा लगा रहे हैं? उधर इजराइल में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नेतन्याहू तमाम मीटिंग्स में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहा है कि वो कह रहा है मुझे फ्लू हो गया है, बुखार हो गया है, बंदरिया को जुकाम हो गया है। तो फिलहाल नेतन्याहू जो है वो सीन से गायब है। उसने ये बहाना बनाया है कि वो बीमार हुआ है। असलियत ये है कि गैलेंट का जिस तरह से अमेरिका में स्वागत हो रहा है, वो शायद साफ साफ देख पा रहा है कि मुझे कुर्सी से हटा के गैलेंट को बिठाने का प्लान है। देश के अंदर तो उसका विरोध है ही, वार कैबिनेट में भी उसका विरोध है। मैंने बताया था एहूद बराक और इस तरह के तमाम लीडर्स लगातार उसकी मलामत कर रहे हैं, दुनिया भर में मलामत हो रही है। अपनी शरारत वो जारी रखे हुए है। एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, एक तरफ कह रहा था कि जो लोग खाना इकट्ठा करने आए थे, खाना लेने आए थे, उनके ऊपर जो हमला होगा उसकी जांच होगी। दूसरी तरफ कल फिर से कुछ लोग जो राहत सामग्री लेने नॉर्थ में इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर गोलीबारी हुई है जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। ये शरारतें तो जारी हैं क्योंकि ये शरारतें फोर्स को करना है, लेकिन अब शायद नेतन्याहू को समझ में आ गया है कि उसके दिन गिने चुने बचे हैं, तो अब उसको फ्लू हो गया है, वो आराम कर रहा है, मीटिंग्स और बाकी सारी जगहों में नहीं जा रहा है। उधर एक खबर आई कि आईडीएफ जो है, जिसको आईओएफ कहते हैं अरब मुल्क में, सारे के सारे इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कहते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स जिसको इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कहा जाता है, उसकी एक यूनिट है, स्पोक्स पर्सन की, प्रवक्ताओं की जो यूनिट्स है, उसके अंदर लोग लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं आप समझ सकते हैं कि वो शायद नेतन्याहू और आईडीएफ की नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए लगातार वहां पर इस्तीफे हो रहे हैं। हालांकि इजराइल के कुछ अखबार इस बात को अफवाह बता रहे हैं, लेकिन इजराइल के ही चैनल 14 ने यह खबर दी है और अब ये मिडिल ईस्ट के सारे अखबारों में साफ साफ छपी हुई है। साथ में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सिर्फ गजा पट्टी में नहीं, वेस्ट बैंक में भी लगातार हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, काफी सारे लोग मारे गए हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। इजराइल की पूरी कोशिश है कि युद्ध विराम ना हो सके, और अगर युद्ध विराम हो भी तो वेस्ट बैंक और गजा पर पूरा का पूरा कब्जा बनाया जा सके। ऐसे में अमेरिका जब दावा करता है कि पोस्ट वार जो गजा होगा उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फलस्तीन की जो अथॉरिटी है, फतह पार्टी जो है, उसको पूरा का पूरा शासन दिया जाएगा। जब आप वेस्ट बैंक में जो फतह का शासन है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन है, उसके रहते हुए इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वहां लोगों को मार रहा है, तो गजा का शासन भी अगर आप पूरा का पूरा इजराइल को दे देंगे तो वहां पर क्या होगा, इस बात को कोई भी समझ सकता है। लेकिन इस बात को सबसे कायदे से अगर कोई समझ रहे हैं और अपनी जंग लगातार जारी रखे हुए हैं तो वो हैं हूथी और हिजबुल्लाह। हूथी के बाबत खबर यह आई है, और यह खबर किसी मिडिल ईस्ट के अखबार ने नहीं, अमेरिका के अपनी एजेंसी ने बाकायदा अपने ट्विटर पे दिया हुआ है कि हूथी ने फिर से हमला किया है और इस बार एक स्विट्जरलैंड की जहाज, एक स्विस जहाज को अपना निशाना बनाया है।
जबकि हूथी ने अल मायदीन पर बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने इजराइल की शिप्स को नुकसान पहुंचाया है। यानी हूथी की लड़ाई लगातार जारी है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग काफी तेज हो गई है। मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस के एक सलाहकार पहुंचे थे लेबनान में पहुंचकर वो चाहते ये थे कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसका फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। और इसमें एक दुखद खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हमले में जो लोग मारे गए हैं उसमें 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता है, मैं कई बार पूछ चुका हूं कि जब सारी दुनिया इजराइल से अपने नागरिकों को हटा रही है, इजराइल के रहने वाले नॉर्दर्न इजराइल छोड़कर जा चुके हैं, नॉर्दर्न इजराइल खाली पड़ा हुआ है, तो फिर हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो लेबर हैं, वो वहां पर काम क्यों कर रहे हैं और नए हिंदुस्तानी लेबर्स को क्यों भेजा जा रहा है? आदित्यनाथ की सरकार या फिर हरियाणा की सरकार नए लेबर्स को क्यों भेज रही है जबकि वहां जंग चल रही है, जान खतरे में है? 2 हिंदुस्तानी वहां मारे गए हैं। इजराइल ने हमला किया था हिजबुल्लाह के ऊपर और वहां पर कई शहरियों को हलाक किया था। बदले में हिजबुल्लाह ने जो हमला किया हुआ है, इजराइल ने अपने लोगों को तो नॉर्दर्न इजराइल से हटा लिया है, लेकिन हिंदुस्तानियों, थाईलैंड के और इस तरह के जो मजदूर हैं वो वहां पे काम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग मारे गए हैं। ये दर्दनाक खबर है, ये हौलनाक खबर है। लेकिन एक हकीकत यह है कि जंग जब चल रही है तो वहां पर हिंदुस्तानियों को होना ही क्यों था? वहां पर किसी हिंदुस्तानी को जाना ही क्यों था? जंग तो चल रही है, हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं तो हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है और इजराइल में भी लोग मारे जा रहे हैं। अभी हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि वहां के एक बड़े आर्मी ठिकाने पर उन्होंने हमला किया हुआ है। साथ में हमास ने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। ताल अल हवा जगह है एक सदर्न गजा में, दक्षिणी गजा में, वहां से लगातार खबरें आ रही हैं कि लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं। हमास का कल का जो बयान है उसके हिसाब से 2 सैनिक मारे गए हैं इजराइल के और 4 टैंकों को उसने तबाह किया है। यानी सदर्न गजा में भी लड़ाई चल रही है। उधर हमास और हुजी के साथ लगातार लड़ाई चल रही है। इजराइल के अंदर अपना डिस्टर्बेंस बना हुआ है। नेतन्याहू को फिलहाल जुकाम हो गया है और उधर अमेरिका लगातार ये प्रेशर डाल रहा है कि किसी तरह से 6 हफ्ते का सीज फायर हो जाए। हमास के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हमास अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। देखना यह है कि यह सीज फायर होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो हमास की डिमांड्स किस हद तक सुनी जाती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर यही शर्तें रहेंगी, अगर इन्हीं शर्तों पर हमास को मनाने की कोशिश की जाएगी तो हमास मानने को तैयार होगा, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता है। और इन सब के बीच रमजान का महीना आ रहा है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर अलग बवाल चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में कितने लोग जाएंगे यह हम तय करेंगे, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमास ने बाकायदा बयान जारी किया है कि उस इलाके में जो भी अरब लोग हैं वो रमजान के वक्त अल अक्सा मस्जिद पर पहुंचें और वहां जिस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है उस प्रेशर को ना माने। अगर ऐसा होता है, इजराइल भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और हमास भी, तो यह बहुत दुखद होगा। लेकिन एक लड़ाई अल अक्सा के आसपास भी देखने को मिल सकती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, नेतन्याहू की कुर्सी कब तक रहती है, अमेरिका के इस प्रेशर का असर क्या होता है, सीज फायर होता है कि नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के जो सलाहकार लेबनान गए हुए हैं उनसे बातचीत का क्या असर होता है, इन सारी चीजों पर हम नजर बनाए रखेंगे और अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूरी बस इतना है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें, इनको शेयर करते रहें। चैनल को बहुत सारे लोग हम देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आखिर क्या दिक्कत है? एक बटन ही तो दबाना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। और साथ में अगर हमारी माली मदद करना चाहते हैं, अगर हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, तो जो हमारा पहला कमेंट है, पिन कमेंट, आप उस कमेंट को खोल के देखिए या हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। आप सिर्फ 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। डॉलर का बटन दबाकर आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स आप अपने देश की, जिस भी देश में रहते हैं उस देश की करेंसी में दे सकते हैं और वहां पर लिंक है जिसमें आप हमारी डायरेक्ट मदद भी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी मदद आप ही करेंगे, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई पूंजीपति नहीं करेगा। और आप अगर हमारी मदद करते रहेंगे तभी हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर लगातार सच कहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।